नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हर कोई जिंदगी में एक आरामदायक रिटायरमेंट चाहता है। इसके लिए जरूरी है आप आज ही अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिटायरमेंट गोल बेस्ड प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म निवेश से आपको मिलेगा कंपाउंडिंग का फायदा और आपका रिटायरमेंट बनेगा स्मूथ एंड सिक्योर। आज इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, आनंद राठी वेल्थ डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल प्लानिंग में से एक है और म्यूचुअल फंड से बेहतर क्या और कोई जरिया है ये प्लानिंग करने का, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। पर मैं एक्चुअली ये जानना चाहती हूँ, मैं नितेश आपसे शुरुआत अगर करूँ, हम क्यों कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, या ये कह सकते हैं इज इट द ओनली बेस्ट ऑप्शन? थैंक यू स्वाति, आज शो में इनवाइट करने के लिए। स्वाति, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं एक एम्प्लॉय की बात करूं, वो शायद ईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, पर वो जो ईपीएफ में जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में निवेश हो रहा है, क्या उतना जो निवेश हो रहा है, शायद 12% ऑफ बेसिक सैलरी जो इन्वेस्ट हो रहा है, वो पूरा चाहता है, जिसमें आपको 8.3% जितना इंटरेस्ट मिलता है, उससे जो भी कॉर्पस जुड़ाएंगे, क्या वो इनफ है? या जो कोई बिजनेस एंड प्रोफेशनल ओनर है, उसके पास जो कॉर्पस कुछ जमा है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट आई वुड से सोशल सिक्योरिटी नहीं है स्वाति। तो अगर मुझे मेरा रिटायरमेंट का कुछ प्लानिंग करना है, तो मुझे खुद को करना है, और उसके लिए अगर मैं प्रोडक्ट्स देखने जाऊँ तो शायद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर म्यूचुअल फंड उसमें से निखर के आता है। बिकॉज अगर मैं लास्ट 30-40 साल का जो रिटर्न देखूँ, जो ओवरऑल हिस्ट्री देखूँ, तो इक्विटी एज अ असेट क्लास ने डेट, गोल्ड और काफ़ी सारे ऐसे असेट्स को आउट परफॉर्म किया है। तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए। मुझे अगर इक्विटी चाहिए, डेट चाहिए, गोल्ड चाहिए, और मुझे इवन फॉरेन इक्विटी में निवेश करना है, ये म्यूचुअल फंड एक जरिया है। ये एक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे असेट क्लास में निवेश में कर सकता हूँ, और मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे में मैं निवेश कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम सबसे कम मुझे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा उसके लिए। अगर ये सारे मैं बेनिफिट्स जोड़ लूँ स्वाति, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है, मे बी फॉर रिटेल और एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई, कि जो ये सब मामलों में म्यूचुअल फंड को बीट कर पाए। एक्चुअली अगर रिटर्न के लिहाज से देखें, हिस्टोरिकल अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें, तो इक्विटी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में आप अपना रिटायरमेंट एक प्लानिंग जो है वो पूरा जो एक प्रॉपर जो प्लानिंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का असर हमारे रिटायरमेंट पर पड़ता है वो है महंगाई। क्या महंगाई की वजह से इज इट इवन मोर अ रीजन कि इक्विटी चुनकर आप महंगाई को मात देने वाले एक रिटायरमेंट प्लानिंग बना सकते हैं? जी बिल्कुल स्वाति जी, बहुत सही सवाल किया आपने। सर्वप्रथम नमस्ते आपको नितीश जी, आपको नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। महंगाई ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है निवेश की दुनिया में। और रिटायरमेंट प्लानिंग जो है एक बहुत लंबी यात्रा है। ये दो घटकों में बांटी जा सकती है, प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट। प्री रिटायरमेंट का फेज वो होता है जहां आप कमाई करते हो और आपकी कुछ आमदनी होती है और आप कुछ सेविंग्स करते हो। पोस्ट रिटायरमेंट वो होता है जो आप आमदनी और सेविंग्स करते हो, एक संपत्ति बन जाती है और वो संपत्ति आपका ख्याल रखती है, आपको खर्चों का ख्याल रखती है और इन्फ्लेशन का भी ख्याल रखती है उसी दरमियान। इसके लिए जब आप निवेश कर रहे हो तो दो प्रमुख घटकों का काफी ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले है आप निवेश कहाँ कर रहे हो, और दूसरी चीज ये है कि आपको इन्फ्लेशन कितना काउंट कर रहे हो आप। तो अगर ये दो घटकों का ख्याल रखोगे तो आपकी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो काफी आरामदायक हो सकती है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा इन्फ्लेशन किस हिसाब से काम करता है। समझो आपको आज अगर रिटायर होना है और आपके पास 2 करोड़ है और आप संतुष्ट है कि आज मैं रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन रिटायरमेंट तो आज होने नहीं वाली है। समझो रिटायरमेंट जो है वो 30 साल के बाद आने वाली है। तो अगर 30 साल के बाद जो है उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कितनी राशि की जरूरत है। तो तभी हमको पता चलता है साधारण 11.5 करोड़ की राशि की जरूरत होती है 30 साल के बाद। तो अगर आप 2 करोड़ के हिसाब से निवेश करना चालू करोगे तो एसआईपी की रकम करीबन 6,000 की आएगी। लेकिन वही 11.5 करोड़ के लिए आपको 33,000 की एसआईपी करने की जरूरत है, तब जाके आपकी प्लानिंग सही बनेगी। तो अगर आप 2 करोड़ की राशि के हिसाब से प्लानिंग करोगे
और 6,000 की निवेश करोगे एसआईपी में, तो वो सही नहीं होगा। आपको 11.5 करोड़ की राशि के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा और 33,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो महंगाई के साथ अगर आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो महंगाई दर तो जोड़नी ही पड़ेगी। एक बेहतरीन एग्जाम्पल के ज़रिए ऋषिकेश ने बताया कि अगर मानो 30 साल के बाद आपका रिटायरमेंट है तो आपको किस हिसाब से महंगाई से जोड़कर अपनी एसआईपी अमाउंट है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीका बेहतर ढंग हो सकता है जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। नितिश, एलोकेशन, एसेट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। क्या एसेट एलोकेशन, किस प्रकार का एसेट एलोकेशन रखा जाए? क्या इक्विटी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है? थोड़ा बहुत फिक्स इनकम भी रखें, थोड़ा गोल्ड रखें, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में हर किस्म के एसेट का होना ज़रूरी है फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। इक्विटी जैसे अभी काफ़ी डाउन है तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट आपको फिक्स्ड इनकम या फिर गोल्ड कर सकता है। तो एक प्रपोर्शन क्या रहे फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन? बिल्कुल स्वाति, हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, मुझे लगता है असेट एलोकेशन आई थिंक इज द मेन फैक्टर कि जहां से आपका ओवरऑल रिटर्न बनता है। हम काफ़ी बार प्रोडक्ट को या कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वेटेज देते हैं, पर मेरा मानना है कि असेट एलोकेशन इज द की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। और असेट एलोकेशन मतलब मेरा कितना इक्विटी में जाए, कितना डेट में, कितना गोल्ड में, और मैं भी कितना ग्लोबल इक्विटी में। मैं जब रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं स्वाति आज, मैं मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट लोग 15-20 साल की तो एटलीस्ट प्लानिंग करेंगे। ये पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, तो एटलीस्ट मैं पकड़ के चल रहा हूँ उनके पास 15 से 20 साल है। तो हम रीजनेबली, हमारे पास एक लॉन्ग टेन्योर है। और इक्विटी की साइकिल भी देखें तो तकरीबन अगर आप 7 साल, कोई भी साल 7 साल निवेश करते हो स्वाति, तो कभी भी कोई लॉस प्रोबेबिलिटी नहीं देखी गई है, अगर निफ्टी का भी आंकड़ा पकड़ के चलो तो भी। तो मेरा मानना है अगर आपके पास 15 से 20 साल का टाइम है तो तकरीबन 60-70% आपका इक्विटी में जा सकता है। उसके बाद 10% जितना आप गोल्ड रख सकते हो, और अराउंड 20% जो बाकी का 15-20% बचता है वो आपका डेट की ओर जाना चाहिए। पर स्वाति, इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप ईपीएफ से निवेश कर रहे हो, आपका पीपीएफ में निवेश है, या और कोई बाहर आपके पास डेट अलोकेशन है, तो जब आप म्यूचुअल फंड में आते हो तो आपका ज्यादातर अलोकेशन गोल्ड, इक्विटी और मल्टी एसेट अलोकेशन के थ्रू जाना चाहिए। तो मैं ओवरऑल एक पोर्टफोलियो देखूंगा, सिर्फ म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो नहीं देखूंगा जब मैं एसेट अलोकेशन की बात करता हूं, क्योंकि काफी बार मुझे जो मेरा डेट अलोकेशन चाहिए वो मेरे पोर्टफोलियो में शायद मेरे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से आ जाए, अगर मैं सेल राइट हूं तो। या फिर मेरा और कोई एफडी है, या और कोई ऐसे निवेश है जहां पे मुझे फिक्स रिटर्न मिल सकता है, उसको मैं डेट की ओर गिनूंगा। तो गोल्ड और इक्विटी एटलीस्ट आपका आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड के थ्रू ला सकते हो। अराउंड 60-70% इक्विटी इन दैट केस स्वाति। बिल्कुल। तो आपको एक प्रॉपर एलोकेशन की ज़रूरत है। आप किस कैटेगरी, किस एसेट क्लास को कितनी जगह दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, टाइम टू टाइम रीबैलेंस और रिव्यू करने की ज़रूरत रहती है पोर्टफोलियो में। वो ईयरली या फिर बाय एनुअली आप कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटायरमेंट में ऋषिकेश, एक और एस्पेक्ट वो ये है कि जितना जल्दी और जितना लंबा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कैसे वर्क कर सकता है? और एक जल्दी निवेश का पैरामीटर या पैमाना क्या हो? कोई अगर 20 के साल में उम्र में इन्वेस्ट करे तो उसका ज़्यादा पैसा बनेगा, या कोई 25 के साल में इन्वेस्ट करे उसका ज़्यादा पैसा बनेगा। तो हम ये जल्दी निवेश या जल्दी उम्र को डिफाइन कैसे करें? स्वाति जी, एक उदाहरण देके मैं ये इसका आंसर करना चाहूंगा। समझो दो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। दो दोस्त है, मान के चलो। दोनों एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है 25 की उम्र में, और दोनों रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। इन्वेस्टर ए जो है वो कहता है कि मैं पहले साल से ही एसआईपी चालू करूंगा, 10,000 की एसआईपी करूंगा, जब तक मैं रिटायर ना हो जाए। 25 की उम्र में, 60 की उम्र मतलब 35 साल के लिए मैं एसआईपी करूंगा 10,000 रुपए की। महाशय बी बोलते हैं कि मेरे पास अभी समय है, तो मैं थोड़ा देर के बाद निवेश करना चालू करूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं 30 की उम्र में से निवेश करना चालूंगा, भले मैं एसआईपी 10,000 की ही करूंगा। अभी देखते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है। रिटायरमेंट के टाइम पे इन्वेस्टर ए जो है उनके पास 7 करोड़ होंगे, और इन्वेस्टर बी जो है उनके पास 3,76,00,000 होंगे। वास्तव में देखा जाए तो जो बी इन्वेस्टर है उन्होंने सिर्फ 5 साल के बाद निवेश करना चालू किया, तो उनको एक लॉस हुआ कि 5 साल के बाद चालू किया। और राशि अगर देखें, 10,000 की राशि, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 पर ईयर, इंटू 5 इज 6 लाख रुपीज।
देखा जाए तो सिर्फ 6 लाख रुपीज उन्होंने कम इन्वेस्ट किए थे। लेकिन अगर आप आउटपुट देखो एट द एंड ऑफ द टेन्योर विच इज 35 ईयर्स, उनके रिटायरमेंट के समय पे जब वो 60 साल के हो जाते हैं, इन्वेस्टर ए के पास 7 करोड़ थे, इन्वेस्टर बी के पास 3 करोड़ 70 लाख थे। तो देखा ये जाता है, समझा ये जाता है कि ऑलमोस्ट डबल का फर्क पड़ा था। इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिर्फ 6 लाख की डिफरेंशियल है और समय सिर्फ 5 साल कम है, फिर भी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ जाता है, 85% का डिफरेंस आ जाता है। तो कंपाउंडिंग जो है, जितना आप जल्दी एम्ब्रेस कर सको उतना जल्दी उसको अपनाना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टर ए है और इन्वेस्टर बी है, तो इन्वेस्टर ए काफी फायदेमंद रहे क्योंकि उन्होंने जल्दी चालू किया और कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बनाया। बिल्कुल। तो इसका मतलब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपने कंपाउंडिंग का फायदा उठाया जल्दी इन्वेस्ट करके और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके। लेकिन क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट काफ़ी है? हमने 5,000 की मंथली एसआईपी शुरू की, क्या उतनी ही थ्रू आउट टिल रिटायरमेंट काफ़ी है, या फिर इसमें सालाना स्टेप अप करना भी ज़रूरी है नितेश? और अगर स्टेप अप करें भी तो कितना स्टेप अप करें? क्या एक स्टेप अप का परसेंटेज डिफाइंड है? बिल्कुल स्वाति, जिससे हमारी इनकम ग्रो होती है। हम आप अभी मुझे लगता है सभी निवेशकों को ये तो पता चल गया है कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, जैसे ऋषिकेश बता रहे हैं, बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं उनसे, जितना जल्दी चालू कर पाए इतना अच्छा है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट किक इन हो जाएगा। बट स्वाति क्या हो जाता है, काफ़ी बार लोग वो 5-10 हज़ार वाली एसआईपी पे रुक जाते हैं। अच्छा रिटर्न तो बनाएगी, पर हमको इन्फ्लेशन बीटिंग वो टाइम पे मेरा जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है उसको भी कवर करना है। इसीलिए मुझे लगता है जैसे आपकी इनकम ग्रोथ होगी, जैसे मैं अभी अर्न कर रहा हूँ, 2 साल के बाद शायद थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अर्न करूंगा, तो मेरी इनकम में जैसे ग्रोथ हो रही है, मेरी यही एक्सपेंस वाला। भी बढ़ेगी, मैं मान के चल रहा हूँ। बट अगर मैं मेरी सेविंग्स और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाऊँ तो मुझे वो एक अच्छा खासा कॉर्पस दे सकती है। स्वाति एक एग्जाम्पल के जरिए इधर बताना चाहूँगा। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसकी 35 एज है और अभी वो 30,000 की एसआईपी से शुरुआत करता है। स्वाति एट द एज ऑफ 60 अगर मैं 12% रिटर्न एज्यूम करके चलूँ तो तकरीबन 5.11 करोड़ का कॉर्पस वो जमा कर लेगा, क्योंकि उसके पास अभी भी 25 साल और है। मैं 60 साल पकड़ के चल रहा हूँ उनकी रिटायरमेंट एज। कोई 35 साल का अगर इन्वेस्टर है, 30,000 की एसआईपी कर रहा है, तो 5.11 करोड़ जमा कर लेगा। पर इधर जो एक दूसरा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, अगर मैं उसको 10% से स्टेप अप करूँ स्वाति, तो वो अमाउंट हो रहा है 11.81 करोड़। दूसरा एक एग्जांपल जोड़ना चाहूंगा, अगर किसी की एज 40 है और मान के चल रहा है उनको भी 60 में रिटायर होना है, अगर वो 40,000 की एसआईपी से अभी शुरुआत करते हैं, बिकॉज उन्होंने थोड़ा लेट शुरुआत की है, तो उनका 60 तक कॉर्पस हो जाएगा 3.68 करोड़। पर अगर मैं उसको 10% से स्टेप अप करता हूं और अगर वो उतना सेविंग्स करके उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाए सालाना, हर साल 10% से, तो वो हो जाएगा 7.46 करोड़। और लास्ट, किसी की थोड़ी गाड़ी छूट गई है, थोड़ा लेट भी हुआ है, अगर 45 में निवेश करते हैं, पर समझ लीजिए वो 50,000 से स्वाति निवेश करना चालू करते हैं, तो तकरीबन 2.38 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लेंगे 60 की एज तक। और वही अगर 10% से स्टेप अप करते हैं तो लगभग उसका डबल हो जाएगा, वो है 4.14 करोड़। सो स्वाति, इसमें दो चीज समझने को आ रही है, कंपाउंड का बेनिफिट भी देख रहे हैं और कॉस्ट ऑफ डिले, जो ऋषिकेश जी बहुत उम्दा एग्जांपल से समझा है, वो भी इसमें काफी निखर के आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिले क्या हो सकता है और दूसरा कंपाउंड कितना बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल। तो आप अगर 10% से ही अपने एसआईपी को मंथली स्टेप अप करते हैं, माफ़ कीजिए ईयरली स्टेप अप करते हैं, तो देखिए 5 करोड़ का कैसे 11 करोड़ आप 25 साल में कमा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको अपने फाइनल कॉर्पस में दिखाई देगा। तो स्टेप अप करना, सिर्फ एसआईपी करना ज़रूरी है, पर उसमें स्टेप अप करना ना भूलें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको किस तरीके के फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय, बने रहिए हमारे साथ। रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म में कैसे आप अपने लिए एक सुकून भरा रिटायरमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं। ऋषिकेश पालवे और नितेश बुद्धदेव आज हमारे साथ इस चर्चा में है शामिल। ऋषिकेश, रिटायरमेंट का पड़ाव आ गया और उसके बाद है रेगुलर इनकम की बारी। ये जो रेगुलर इनकम के लिए अलग अलग तरीके या फिर कह सकते हैं विकल्प हो सकते हैं, उसमें SWP काफ़ी अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन उसको करने का सही तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे निकाल के अपने कैपिटल को ही ख़त्म कर भी सकते हैं। इक्विटी बाजार में उथल पुथल है तो उसका भी एक बड़ा असर पड़ सकता है। तो SWP सही तरीके से कैसे करें?
बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर ये होगा कि SWP एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जहाँ से आपके खर्चे निकल के आ सकते हैं एक बार आपके रेगुलर अर्निंग्स बंद हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि दो पड़ाव होते हैं। पहले पड़ाव में तो प्री रिटायरमेंट, जहाँ पे आप सेविंग्स करते हो। पोस्ट रिटायरमेंट जो होता है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट की काफ़ी अधिकतर ज़रूरत होती है। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, एक उदाहरण के सहायता से बताना चाहूँगा। समझो कोई सज्जन है जो रिटायरमेंट पे आ गए, उनकी 1 करोड़ की राशि जमा हुई है। तो मेरे हिसाब से उनको 6% सालाना के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये? 6% सालाना के हिसाब से करेंगे तो 6% अगर 1 करोड़ के हम देखें तो 6 लाख रुपए होते, महीने का खर्चा करीबन 50,000 रुपये होगा। अगर 6 लाख रुपए पहले साल खर्चे होंगे, अगले साल इन्फ्लेशन को जोड़ के हमको खर्चा देखना पड़ेगा। तो पहले साल अगर 6 लाख है तो दूसरे साल 5% से 6,30,000 हो जाएगा खर्चा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। 85 साल की उम्र तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है इंडिया के हिसाब से, तो 85 की उम्र तक अगर वो खर्चा निकालना है और वो निकलते जाएगा SWP के माध्यम से, और SWP अगर समझो 11-12% के हिसाब से ग्रो हो रही है, तो 85 की उम्र में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है नॉर्मल एवरेज इंडियन की, वहां पे दिखाई देता है कि उनके पास कल लगभग 3 करोड़ रुपए बच जाते हैं सारे खर्चे निकल जाने के बाद। साधारण 2.5 से 3 करोड़ के खर्चे हो जाते हैं जो SW के माध्यम से वो करते जाएंगे साल दर साल। फिर भी उनके पास, जब वो नहीं रहेंगे और उनको नेक्स्ट जनरेशन को अपने पैसे देने होंगे, उनके पास एक 3 करोड़ की राशि होगी। वो क्यों होगा? क्योंकि वो राइट एसेट एलोकेशन करेंगे और उस एसेट एलोकेशन से SW को करेंगे। तो राइट एसेट एलोकेशन क्या हो सकता है? क्योंकि रिटायरमेंट का एज है, तो करीब करीब 65-35, 65 इंटू इक्विटी, 35 इंटू डेट, ये हिसाब से रखना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी फंड ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है रिटायरमेंट के दौर पे। इसके वजह से 35% जो है, वो 30-35% जो है वो डेट में रखना बहुत जरूरी है। बाकी का पैसा इक्विटी में रखो। इक्विटी में रखोगे तो ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, 11-12% का अगर रिटर्न मिलता है तो सारे खर्चे होने के बाद भी आपके पास 3 करोड़ रुपए बच जाएंगे, जो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे पाओगे। बिल्कुल। तो SWP का सही तरीका हमने ऋषिकेश से समझा। अब ज़रा समझना चाहेंगे एक जो पोर्टफोलियो में एक स्प्रेड हो ऑफ फंड्स, वो किस तरीके का हो सकता है। नितेश, आपसे समझना चाहेंगे एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म की हम बात करें यहाँ पर, तो किस तरीके के फंड्स आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को अपने इस पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? बिल्कुल स्वाति जो हमने एग्जांपल लिया 30,000, 40,000 एंड 50,000 की SIP का, और जाना कि हम कैसे 11 करोड़ तक भी कॉर्पस जमा कर सकते हैं। अगर मुझे 30, 40 या 50 कोई भी अमाउंट की SIP करनी है, तो पहले मैं परसेंटेज में बताना चाहूँगा कि कौन सी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। सो मेरा ओपिनियन रहेगा कि मल्टी कैप में 30%, फंड्स चला फ्लेक्सी कैप में 30%, स्मॉल कैप में 15%, कॉन्ट्रा और वैल्यू कैटेगरी में 15% और गोल्ड में 10%। ऐसे करके एक 100% आपका एक अलोकेशन हो जाएगा, जहां पे आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, ग्रोथ, ये सब आ जाता है। और इसकी अगर मैं फंड की बात करूं स्वाति, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, और ये कैटेगरी में अगर मैं एक दो फंड्स के नाम बता पाऊं, तो जैसे मल्टी कैप में कोई निवेश कर सकता है निपॉन इंडिया मल्टी कैप या तो HDFC मल्टी कैप फंड में। ये मल्टी कैप कैटेगरी स्वाति 50% लार्ज कैप रखेगी तकरीबन, और 25% स्मॉल एंड मिड कैप में रहेगी। तो एक फ्लेवर आ जाएगा सभी कैटेगरी का पोर्टफोलियो में। इसके साथ फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो सकती है, बजाज फ्लेक्सी कैप हो सकती है। इसके बाद आता है स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप या तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में निवेश हो सकता है। और इसमें जो अमाउंट बताना चाहूंगा, मैंने जो 30% बताया, तो निपॉन मल्टी कैप या जो मल्टी कैप कैटेगरी बताई, उसमें 15,000, फ्लेक्सी कैप में 15,000, मैं 50,000 के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है HDFC स्मॉल कैप, उसमें 7,500, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा या तो फिर ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड 7,500, और HDFC गोल्ड या तो ICICI गोल्ड फंड, जिसमें आप 5,000, वो 10% हो गया आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का, क्योंकि ये 50,000 का हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्वाति अगर मैं 50,000 का पोर्टफोलियो देखने जाऊं, तो मुझे लगता है अगर मैं 5 स्कीम में भी डाल रहा हूं स्वाति, हमने काफी बार देखा है कि काफी लोग ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मुझे लगता है इवन 50,000 का पोर्टफोलियो या लाख रुपए का पोर्टफोलियो अगर SIP भी जा रही है, आपको बस एक 5 से 7 स्कीम चाहिए, इस तरह से कैटेगराइज उसको करना है, और एक लॉन्ग टर्म में इसमें बने रहिए, तो पैसा बन जाएगा। उसके साथ और एक चीज जोड़ना चाहूंगा स्वाति, ये हम बात तो कर रहे हैं, थोड़ी मैथमेटिकल बात कर रहे हैं, पर इन्वेस्टिंग में 80% तो आपको साइकोलॉजी पे ध्यान रखना है और 20% मैथ्स पे।
तो आज जैसी इवेंट चल रही है, ट्रम्प टैरिफ, कोविड या कुछ ना कुछ आता रहेगा, अगर पर मैं ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखूँ तो ये वेल्थ ज़रूर बना पाएंगे। ओके, तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो कि नितेश ने सजेस्ट किया है तमाम इन्वेस्टर्स को, जिसमें मल्टी कैप, फ्लेक्सी, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू डिस्कवरी, एक गोल्ड फंड ऑफ फंड भी है, जो कि एक हर एक किस्म के एक कैटेगरी का फ्लेवर ऐसे किसी पोर्टफोलियो में हो सकता है। ऋषिकेश, आपसे समझना चाहें, एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किस तरीके के फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और मैं SWP के लिए भी थोड़ा सा आपसे आइडिया लेना चाहूँगी, किस तरीके के फंड्स के लिए में SWP आप सजेस्ट करेंगे? स्वाति जी, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए अगर हम देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एसेट एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन निर्धारित करने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 11-12% का लक्ष्य निर्धारित करिए। उसके लिए 70%, 65% जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए, बचा 30-35% जो है वो डेट में जाना चाहिए। डेट में डालने का कारण एक ही है, क्योंकि वो स्थिरता लाता है पोर्टफोलियो में। सबसे पहली बात तो ये है, तो रिस्क कम हो जाती है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो जाता है। सर्वप्रथम ये कारण है उसका। दूसरा कारण ये है कि लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी हैंडी आ सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र में आपको आपकी अर्निंग्स बंद हो जाती है, आपकी आमदनी खत्म हो जाती है। तो उस समय में अगर आपके पास पैसे इक्विटी में है, तो इक्विटी में तो चढ़ाव उतार तो चलते ही रहते हैं। और अगर समझो आज की तारीख में, जैसे आज के दिन में हमने देखा कि मार्केट काफ़ी हद तक टूट गया था, तो उस समय में इक्विटी में से पैसे निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस समय में डेट के पैसे जो है वो लिक्विडिटी के हिसाब से काफ़ी सहायता देते हैं। अभी आया इस SWP की बात करने के लिए। SWP में अगर इक्विटी में अब हम निवेश करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो कौन से फंड्स में करने चाहिए? लार्ज कैप का प्रॉक्सी जो है उसमें करना चाहिए। जो HDFC फ्लेक्सी कैप है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है, लेकिन वो लार्ज कैप का प्रॉक्सी है, काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आएगा आपके पोर्टफोलियो। मिड कैप के लिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी काफ़ी अच्छा फंड रहेगा। एक अच्छा रिटर्न बनने के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप का होना बहुत ज़रूरी है, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टनो स्मॉल कैप का एक पसंदीदा फंड है हमारा। और DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। ये 4 फंड्स में अगर आप निवेश करो इक्विटी में, जो 60-65% की मैंने बात करी थी, तो वहां पे आप डाल सकते हो। और दूसरे 30-35% जो है वहां पे आप गिल्ट फंड्स का सहयोग लीजिए। आप गिल्ट फंड्स में डालो, ताकि क्रेडिट रिस्क आप ना लो। जो जो कोई रिस्क ले रहे हो आप, वो इंटरेस्ट रेट की रिस्क ले सकते हो, पर क्रेडिट रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि क्रेडिट रिस्क जो होती है वो बाइनरी होती है। या तो कोई डूब गया पूरा का पूरा, तो पूरे पैसे खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर लेंड कर रहे हो, तो काफी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो क्रेडिट का एक कोशंट जो है वो निकल जाएगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में वो भी नलीफाई हो जाता है। तो ये एलोकेशन की बात करूंगा मैं, 60-65%, 70% इन इक्विटी एंड रिमेनिंग इन डेट। ओके, तो ये रही एक सटीक रिटायरमेंट प्लानिंग जो आप कर सकते हैं इस महंगाई के ज़माने में, और इस वोलेटिलिटी के ज़माने में। एक स्मूथ अगर आपको रिटायरमेंट प्लान बनाना है, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आज आपकी की है मदद। इसलिए मैं ऋषिकेश और नितेश, आप दोनों का धन्यवाद करूंगी हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।